we are with our new lecture on accounting, and in accounting we are going to study admission. Admission में हम ये जानते हैं कि that what is revaluation of accounts, क्योंकि सबसे पहले हमें जो बात करनी है that is of revaluation of accounts. Now बात ये आती है कि रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है. ये दो वर्ड से मिलके बन रहा है. री मीन्स अगेन एंड वैल्यूएशन. वैल्यूएशन मीन्स यू हैव टू वैल्यू दी assets as well as liabilities in the second instance. Re means again. एक बार आप वैल्यू कर चुके थे and now you are again revaluing your assets as well as your liabilities. So अब ये हमें री की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी? जब भी कभी पार्टनरशिप में चेंजेस आएंगे. पार्टनरशिप में चेंजेस इन पार्टनरशिप. ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप का चेंज होना ज़रूरी है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन द पार्टनरशिप एंड द चेंज इन द फर्म. व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन द पार्टनरशिप, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर टू पार्टनर्स ए प्लस बी, there are two different partners. If anyone enters into their partnership by the form of admission, or if there were two partners A and B, and the say for example B retires from the business, B retires from the firm, or B dies, then it is said that the partnership is changing. Earlier in this case there was a partnership between A and B, and now with the admission of the C, this new one, now the partnership has been increased. The domain of the partnership has been increased from A and B to C. Similarly, when you are talking about this case, here in this case A and B were the partners and the relation of partnership was between A and B. But after B has been retired or B dies from the partnership firm, now A has been left sole. So this makes the end of the partnership which was framed या which was agreed between two different partners. तो जब भी कभी पार्टनरशिप में चेंज हो जाएगा, चाहे वो चेंज कई तरह से हो सकते हैं. चेंज इन पार्टनरशिप को अगर हम जब देखें तो चेंज एडमिशन से भी हो जाएगा. अगर पार्टनरशिप में एक या एक से ज़्यादा पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, देन ऑल्सो देयर इज़ द चेंज इन द पार्टनरशिप. Similarly, if there is a retirement of one or more partners from the existing partnership firm, then also there will be the change in the partnership, and in the case of death of any of the partners, the partnership comes to an end and it takes a new change, it takes a new shape in the partnership firm. So जब भी कभी change होगा तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा. तो ये तो पहला सवाल हो गया कि व्हेन द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी फ्री. आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कब ज़रूरत पड़ेगी? इसका सवाल का जवाब ये है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन द पार्टनरशिप फर्म. इसका सवाल है कि व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो व्हेन का जवाब है व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन द पार्टनरशिप फर्म यू हैव टू प्रिपेयर दी revaluation account. Now why? The second most important question is, ये तो पहला सवाल हो गया आपका कि when you will prepare the revaluation account. अब दूसरा सवाल है why, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत आपको सिर्फ इसलिए पड़ती है ताकि हम ये जान सकें कि with the change in the partnership firm how the assets or liabilities are changing their existence. क्योंकि हो सकता है कि किसी पार्टनर के आने से या जाने से असेट्स में
जो भी हमारे पास असेट्स थे उन असेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई वैल्यू में चेंज आ जाए, अगर कोई लायबिलिटीज़ में चेंज आ रहा है या असेट्स में चेंज आ रहा है ड्यू टू द एडमिशन, रिटायरमेंट और द डेथ ऑफ द पार्टनर, सो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि हम उस चेंज को नाप सकें कि किसी भी पार्टनर के आने या जाने से कितना चेंज आ रहा है। हाउ वी विल प्रिपेयर दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो हमारे सामने इस तरह का एक अकाउंट है, बहुत सिंपल, जिसमें हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड विल बी योर डेबिट साइड एंड राइट साइड विल बी योर क्रेडिट साइड। दिस विल बी योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर हम देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिस तरह से प्रोफार्मा रहता है, पर्टिकुलर्स इन द केस अमाउंट, इट कैन बी इन रुपीज़, डॉलर और समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली you can add the date column if it is needed। डेट कॉलम हमेशा पर्टिकुलर के पहले और इस डॉलर के या रुपी के निशान से बीच में होगी। यहाँ पे कहीं पे एक लाइन और बना दी जाएगी, अगर डेट की ज़रूरत होती है तो एक लाइन और इस तरह से बना दी जाएगी। फ़िलहाल अभी डेट की बात हम नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। तो आती है बात के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, तो हम इस बात को यहाँ पे बता दें कि डेबिट इंडिकेट्स द लॉसेस। डेबिट हेयर इंडिकेट्स द लॉसेस as well as the credit indicates the gains or you can say the incomes। गेंस या इनकम को शो करेगा हमारा क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में हम सारे लॉसेस को शो करेंगे। ये इसका हो गया बेसिक। अब कब कब लॉस होगा और कब कब गेन होगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारे असेट्स में इंक्रीमेंट होता है तो फ़ायदा है, और अगर देयर इज़ अ डिक्रीज इन असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है, सो देयर विल बी द लॉस एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सिमिलरली इफ देयर इज़ अ गेन in the form of increment in the value of the assets, then it will be treated as a gain and will be recorded on the credit side of the revaluation account. Now talking about the losses, what are the types of losses that the firm will face? Again in the second instance अगर हम देखें तो increment in the, to increase in the liability, the value of the liabilities will denote the loss। अगर किसी भी वजह से हमारी लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, लायबिलिटीज़ बढ़ जाएं, तो वो हमारे लिए एक लॉस है और उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली अगर असेट्स की वैल्यू में लायबिलिटी की वैल्यू में अगर कमी आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात होती है कि अगर हमारी लायबिलिटीज़ कम हो जाएं, अगर हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाएं पेमेंट की, तो वो हमारे लिए एक फ़ायदे की बात हो जाएगी और वो फ़ायदा हमारे लिए क्रेडिट साइड में नोट डाउन करने वाली बात हो जाएगी। एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए कि जब बैलेंस शीट बनाई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस शीट हमने बनाई थी 31 मार्च को और एडमिशन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नवंबर को, तो बिटवीन दिस मार्च से लेके नवंबर आप कह सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बिटवीन दिस 7 मंथ्स, इन 7 महीनों में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए होंगे। ऑब्वियसली कुछ एसेट्स ख़रीदे होंगे, कुछ बेचे होंगे, तो हर जो चीज़ हमने इन 7 महीनों में की होगी वो 31 मार्च की उस बैलेंस शीट में तो नहीं लिखी होगी, बट ऑब्वियस सी बात है। तो जिस दिन एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है 1 नवंबर को, तो जो बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल होगी दैट वाज ऑफ 31 मार्च, और 31 मार्च में इन 7 महीनों के दौरान हुए हुए ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे असेट्स होंगे और बहुत सारी ऐसी लायबिलिटीज़ होंगी जिनको इस बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया गया होगा, क्योंकि जब ये बनाई गई थी तो वो ऑब्वियसली वो ना परचेज़ किए गए थे ना उनको बेचा गया था।
तो कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास होती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑन दिस 1 नवंबर। हमें पता चलता है कौन बहुत सारे ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जो कि अनरिकॉर्डेड रह गए, हमको उनको रिकॉर्ड करना है। तो हम वो भी रिकॉर्ड करने के लिए हम इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट की मदद लेंगे और देखेंगे कि जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स थे उनको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो बट ऑब्वियस हमारे फ़ायदे की बात होगी, और फ़ायदा हम कहाँ लिखेंगे, बाय में। तो बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, जितने भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं यू विल नोट डाउन on the credit side of the revaluation account. Similarly, all the unrecorded liabilities will be taken into account. जो भी यहाँ पे नहीं मेंशन तो उनको हमें लाइबिलिटी को लिखना पड़ेगा, और जब लाइबिलिटी लिखी जाती है तो एक तरह का हमारा नुकसान होता है, एक तरह हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये चीज़ें जब हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, दैट इंडिकेट्स कि जितने भी फ़ायदे वाली चीज़ें थीं, जैसे असेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटीज़ का कम होना, या कुछ ऐसे एसेट्स जो थे हमारे पास हम लिखना भूल गए थे उनको रिकॉर्ड करना, तो वो हमने जब रिकॉर्ड कर लिए तो हमने फ़ायदा हो गया। सिमिलरली एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ की वजह से जब भी पार्टनरशिप में चेंज आया तो उसकी वजह से जो भी वैल्यू ऑफ द एसेट्स में कमी आई वो 2 में लिखा, लाइबिलिटीज़ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो भी एक तरह का लॉस था, वो भी 2 में लिखा, और इसी तरीके से जो लाइबिलिटीज़ अनरिकॉर्डेड रह गई थी उन लाइबिलिटीज़ को जब हमने लिखा डेबिट साइड में तो हमने ये शो किया कि हमने कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। नाउ वी विल डू द बैलेंसिंग। सिंपल बैलेंसिंग मीन्स you have to add up all these debit items as well as you have to add up all the credit items. If, say for example, your credit side is more than your debit side, if the total of your credit side is more than the total of the debit side, it indicates your profit that will be distributed in profit sharing ratios among the partners, say for example A and B. तो अगर प्रॉफिट है तो वो अमंग टू डिफरेंट पार्टनर्स बढ़ जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सिमिलरली if there is a loss, it is also a balancing figure. Loss indicates that the debit side is greater than the credit side. It indicates that there is a loss and this loss will again be divided in two different partners. Say for example, if there are two different partners A and B, so this will be divided in the ratio of profit sharing ratio among two different partners. So this will be the basic of revaluation account, how you will prepare the revaluation account, why are you preparing the revaluation account, and in what instance, at what instance और किन किन हालात में you have to prepare the revaluation account. In the next video we will learn कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और कौन कौन से आइटम किस किस तरीके से लिखे जाते हैं. टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे.